नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे सुभाष नीरव जी द्वारा लिखी गई बेहद ही मनोरंजक कहानी उसकी भागीदारी। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे यहाँ आए एक दिन और एक रात हो चुकी थी। पिताजी के सीरियस होने का तार पाते ही मैं दौड़ा चला आया था। रास्ते भर अजीब अजीब से ख्याल मुझे आते और डराते। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पहुंचने तक बड़े भैया किशन और मंझले भैया राज दोनों पहुंच चुके होंगे, पर वे अभी तक नहीं पहुंचे थे, जबकि तार अम्मा ने तीनों को एक ही दिन दिया, एक ही समय दिया था। वे दोनों यहाँ से रहते भी नजदीक ही हैं। उन्हें तो मुझसे पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। रह रहकर यही सब बातें मेरे जहन में उठ रही थी और मुझे बेचैन कर रही थी। मैं जब से यहाँ आया था, पल पल उनकी प्रतीक्षा में काट चुका था। बार बार मेरी आंखें स्वतः ही दरवाजे की ओर उठ जाती थी। मुझे ऐसे मौकों का जरा भी अनुभव नहीं था। कहीं कुछ हो गया तो मैं अकेला क्या करूंगा? यही भय और दुश्चिंता मेरे भीतर रह रहकर सांप की तरह फन उठा रही थी। पिताजी की हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं था। कल शाम जब से मैं आया हूँ, उन्हें मैं नीम बेहोशी में ही देख रहा हूँ। अम्मा ने बताया कि मेरे आने से 4-5 घंटे पहले तक तो उन्होंने दवा वगैरह ली थी, टट्टी पेशाब भी किया था, शरीर में हरकत थी, किंतु उसके बाद से तो ना उन्होंने आंखें खोली हैं और ना ही वे हिले डुले हैं। अम्मा कई बार उनका पजामा तक चेक कर चुकी हैं। पेशाब तक बंद हो गया है, लग रहा है। अम्मा बेहद घबराई हुई सी हैं और उनसे कहीं अधिक मैं घबरा रहा था। पिताजी को हिला डुलाकर बात करने की मेरी कोशिशें बेकार रही थी। सारा दिन मैं उनके पास बैठा रहा था। बैठे बैठे कभी लगता अभी पिताजी करवट लेंगे, कभी लगता अभी उनके होंठ हिलेंगे और कभी लगता वे गर्दन हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा मुझे लगता था, होता कुछ नहीं था। पूरे घर में सन्नाटे की एक चादर तनी थी। एक दुश्चिंता और चुप्पी की गिरफ्त में हम सब बुरी तरह जकड़े हुए थे। हम लोग आपस में बातें भी करते थे तो लगता था फुसफुसा रहे हों। गले से आवाज खुलकर निकल ही नहीं रही थी। छोटी बहन पिंकी और छोटा भाई विक्की कल से ही मुझसे बहुत कम बोले थे। उनके चेहरे पर भी चुप्पियां थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि विक्की जैसा शरारती बालक इतना शांत और खामोश कैसे रह सकता है। उसे तो उठते बैठते खाते पीते बस शरारत ही सूझती थी। हम चुप थे। हमारा एक एक पल भय और घबराहट में बीत रहा था। घड़ी ने शाम के 6 बजाए तो मैं पिताजी के पास से उठकर दूसरे कमरे में आ गया था। विक्की कोई किताब पढ़ रहा था, एकदम चुपचाप। पिंकी किसी पुराने कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। हल्का हल्का शोर खुली खिड़की से कूदकर अंदर आ रहा था। शायद आइस पाइस या छुपा छुपी का खेल था। कभी कोई बच्चा हमारे घर से लगे जीने के नीचे छुप जाता था। दूसरा बच्चा जब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता तो शोर तेज हो जाता और हमारे घर में सन्नाटे की तरी हुई चादर हिलने लगती। एक दो बार अम्मा बाहर निकलकर शोर न करने का इशारा कर आई थी, लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं। थोड़ी देर बाद ही उनका शोर फिर सुनाई दे जाता। इस बार अम्मा ने झल्ला कर उन्हें डपट दिया था। तुमसे कहा ना यहाँ शोर मत करो, जाओ दूर जाकर खेलो। आए इधर ना तब देखना। और उन्होंने खुली हुई खिड़की बंद कर दी थी। अम्मा की डांट सुनकर बच्चे चुपचाप खिसक गए थे। अब घर के बाहर और भीतर दोनों तरफ एक चुप्पी ही चुप्पी थी। मेरी पीठ में अब दर्द होना आरंभ हो गया था और मुझे नींद भी आ रही थी। एक रात और एक दिन बैठे बैठे गुजारना और उससे पहले एक दिन का रेल का सफर। थकावट होना तो लाजमी था। मैं कुर्सी पर अधलेटा सा होकर पसर गया। मुझे यूं अधलेटा सा देखकर अम्मा बोली, थक गया होगा ना तू भी, थोड़ी देर लेट जा, कमर सीधी कर ले। अम्मा बहुत पास से बोल रही थी, लेकिन उनकी आवाज मुझे बहुत दूर से आती लग रही थी।
थकी थकी सी। मैंने अम्मा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढककर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा था। तभी अम्मा ने पूछा, चाय पिएगा? बनाऊं? नहीं नहीं, इच्छा नहीं है। मैं यह कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। होठ हिले ही नहीं, जड़ से हो गए थे जैसे। बस क्षण भर मैंने अम्मा की ओर नजरें उठाकर देखा था। अपनी ओर मेरे देखते जाने को मेरी सहमति समझकर वह चाय बनाने रसोई में चली गई थी। अब धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ खोल रहा था, धैर्य चुक रहा था और बेचैनी बढ़ने लगी थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, अपने पर नहीं, किशन भैया और राज भैया पर। अभी तक ये लोग आए नहीं, क्या इन्हें तार नहीं मिला? इस छोटे से कस्बे में कोई अस्पताल तक नहीं है, बस जगह जगह कुकरमुत्तों की तरह उगे हुए नर्सिंग होम थे, जहां डॉक्टर स्वयं चाहते हैं कि उनका मरीज जल्द ठीक ना हो। उनके लिए डॉक्टरी एक पेशा है, धंधा है, पैसा कमाने का धंधा। बस यहाँ से 8-10 मील दूर एक सरकारी अस्पताल है। दोनों बड़े भाई आ जाते तो पिताजी को वहीं ले जाते, पर मैं अकेला उन्हें ऐसी हालत में, सोचते ही मेरे तो पसीने छूटने लगे। अम्मा चाय ले आई थी। चाय का प्याला लेते हुए मैं स्वयं पर नियंत्रण ना रख सका। मैंने पूछा, किशन भैया और राज भैया को भी मेरी तरह तार मिल चुका होगा ना? आए क्यों नहीं अभी तक? मेरी आवाज में तल्खी थी और उससे खीज और गुस्से का रंग मिला हुआ था। जाने क्या बात है, कोई बात होगी। तार पाकर रुकने वाले तो नहीं है, आते ही होंगे। अम्मा पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। आजकल घर गृहस्थी छोड़कर एकदम निकलना भी तो नहीं होता ना। अम्मा की इस बात से मैं अंदर तक कुढ़ गया था। हम्म, निकलना नहीं होता या निकलना नहीं चाहते? क्या घर गृहस्थी उन्हीं की है, मेरी नहीं? सोनू के कल से पेपर शुरू हैं। निक्की और सुधा भी पिछले हफ्ते से ठीक नहीं है। फिर भी मैं तार पाते ही दौड़ा चला आया। मेरे भीतर एक उठापटक मची थी, लेकिन मैं इस उठापटक को शब्द नहीं दे पा रहा था। अम्मा मेरे सामने बैठी कुछ सोच रही थी और मैं भीतर ही भीतर भुन रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं ठीक से होकर बैठ गया। पिंकी ने उठकर दरवाजा खोला। किशन भैया और राज भैया, उन दोनों में से कोई भी नहीं था। पड़ोस वाली रमा आंटी थी। दिन में भी पड़ोस से इक्का दुक्का लोग पिताजी का हाल पता करने आ चुके थे और अपनी अपनी सलाह देकर चले गए थे। रमा आंटी ने कमरे में घुसते ही अम्मा को संबोधित करते हुए पूछा, बहन जी, अब कैसी तबीयत है भाई साहब की? उसी तरह बेहोश पड़े हैं, आज तो हिल-डुल भी नहीं रहे। बस अब तो ईश्वर ही मालिक है। कहते कहते अम्मा हिचकियां लेकर रोने लगी। धीरज रखो बहन, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उस ईश्वर पर भरोसा रखो। रमा आंटी अम्मा का कंधा थपथपाकर उन्हें धीरज बंधाने लगी। अब तो ब्रज भी आ गया है, किशन और आज भी आते ही होंगे, अब संभाल लेंगे। बहन दिल छोटा ना करो, हिम्मत रखो। कुछ देर असंवाद की स्थिति रही। अम्मा फर्श की ओर टकटकी लगाए देखती रही और मैं हथेलियां बगल में दबाए अपने को बेहद संजीदा दर्शाने की कोशिश करता रहा। रमा आंटी लगता था अगली बात के लिए शब्द ढूंढ रही थी। एकाएक दीवार घड़ी की ओर देखते हुए बोली, आप लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? चलो मैं बनाती हूँ। कब तक भूखे रहोगे आप? भाई साहब बीमार ही तो हैं, ठीक हो जाएंगे। ऐसे कोई खाना पीना छोड़ देता है क्या? आ बेटा ब्रज, चल मेरे साथ, मेरे घर पे कुछ खा ले। मेरे जवाब की प्रतीक्षा न करते हुए वह विक्की और पिंकी की ओर मुखातिब होकर बोली, चलो तुम दोनों भी चलो मेरे साथ और कुछ खा पी लो। विक्की पिंकी ने एक बारगी रमा आंटी की ओर देखा, फिर मेरी और अम्मा की ओर। हमारी ओर से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वे चुपचाप अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अच्छा, मैं यहीं खाना भिजवा देती हूँ। हमारी चुप्पी को देखकर रमा आंटी बोली तो अम्मा के मुंह से बोल फूटे, नहीं बहन, क्यों तकलीफ कर रही हो? मेरा तो मन नहीं है। ब्रज और बच्चों के लिए दोपहर का खाना रखा हुआ है, वो वही खा लेंगे। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, कोई जरूरत पड़े तो बुला लेना बहन। कहती हुई रमा आंटी चली गई। उनके आने पर हमारे घर की चुप्पियां, जो थोड़ी देर के लिए कहीं दुबक गई थी, उनके जाते ही उन्होंने फिर से पूरे घर को
अपने शिकंजे में ले लिया था। थोड़ी देर बाद अम्मा पिताजी के कमरे की ओर चली गई। मैंने फिर अपनी टांगें फैला ली और आंख मूंद कर सिर दीवार से लगा लिया था। पिताजी के शांत चेहरे पर हल्की सी हरकत देखकर अम्मा ने मेरी ओर देखा। हाँ, सचमुच पिताजी के चेहरे पर हल्की सी हरकत हुई है। होठों का कंपन साफ दिख रहा है। अम्मा उनके करीब होकर कहती हैं, सुनिए, आंखें खोलिए, देखिए ब्रज आया है, मिलोगे नहीं उससे? मैं भी आगे बढ़कर पिताजी का कमजोर और बेजान सा हाथ अपनी मुट्ठी में लेते हुए कहता हूँ, पिताजी मैं हूँ, आपका ब्रज, आप ठीक तो है ना? पिताजी के कांपते होठों से लगता है वे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आगे झुककर कहता हूँ, पिताजी कुछ कहना चाहते हो? कहिए ना, मैं हूँ आपका बेटा ब्रज। किशन, राज, अस्फुट शब्द हवा में तैरते हैं। वे भी आते ही होंगे, आप आराम करो। वे एक बार अम्मा की ओर देखते हैं, फिर धीमे से गर्दन घुमाकर मेरी ओर। टुकड़ा टुकड़ा शब्द हवा में तैरते हैं। अपनी अम्मा की, छोटे भाई बहन की देखभाल करना बेटा। इन्हें तुम्हारे आसरे ही छोड़ रहा हूँ। बमुश्किल से बोले गए शब्द अध बीच में ही अपनी यात्रा खत्म कर देते हैं। और फिर अम्मा रोने लगती है, मुंह में साड़ी का पल्लू दबाकर। मैं भीतर से कांपता हुआ भयभीत सा ढाढ़स बंधाता हूँ, आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही क्षण हो जाता है। पिताजी की गर्दन एक ओर और अम्मा की चीख निकल जाती है। पिंकी विक्की रोना चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। घर में तनी सन्नाटे की चादर तार तार हो जाती है। मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। अब क्या होगा? मैं अकेला। घबराहट से मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। खुद को असहाय पाकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगता हूँ। तभी मेरी नींद टूट जाती है। पास ही खड़ी अम्मा मुझे कंधे से हिला रही थी। ब्रज, ब्रज बेटा सो गए क्या? चल बिस्तर लगा दिया है, लेट जा। अब मैं बैठती हूँ इनके पास। सो ले, कल रात से तू सोया नहीं है। मैं चुपचाप उठा और कपड़े बदलने लगा। सोने से पहले मैं एक बार पिताजी के कमरे में गया। वे उसी तरह बेहरकत लेटे हुए थे। अम्मा ने बताया कि उन्होंने चम्मच से दवा पिलानी चाहिए थी, लेकिन दवा गले से उतरी ही नहीं। डॉक्टर को बुला लाऊं? मैंने अम्मा से पूछा था। इस समय वह बुलाने से भी नहीं आएंगे और सुबह अपने आप आ जाएंगे। फिर भी तेरी मर्जी, कोशिश करके देख ले। मैंने साइकिल उठाई और उन्हीं कपड़ों में डॉक्टर के घर पहुंच गया था। अम्मा की बात सही थी। उसने वही दवा देते रहने को कहकर मुझे लौटा दिया था। मैंने जाकर पिताजी की नब्ज एक बार देखी थी। वह चल रही थी, मंद मंद। मैंने पजामा टटोल कर देखा था, गीला था। टांगों पर से कंबल हटाया तो बदबू का एक तेज भपका मेरे नथनों में जबरन घुस गया। मैंने एक बार की अम्मा को आवाज दी थी और फिर खुद ही उनका पजामा बदलने लगा। अम्मा ने गीला पजामा उठाया और बाथरूम में डाल आई। आकर बोली, तू थोड़ा सो ले ब्रज बेटा, देख आंखें कैसी लाल हो रही हैं तेरी। अम्मा की बात पर मैं चुपचाप उठकर सोने चला गया था। लेटते ही मुझे नींद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और अगले दिन सुबह देर तक मैं सोता रहा था। अम्मा ने जब मुझे जगाया तो घड़ी में 10:25 थे। मैंने उठते ही पिताजी के बारे में पूछा। रात को उनके द्वारा 2 बार कपड़े गंदे करने की बात अम्मा ने मुझे बताई और बोली, 8 बजे मैंने दवा दी थी, तो उठकर नहा धो ले, नाश्ता कर ले और फिर जरा डॉक्टर को बुला ला। रोज तो 9 बजे तक खुद ही आ जाता था, आज 10:30 होने को आए। नहा धोकर नाश्ता करके डॉक्टर को बुलाने में जा ही रहा था कि किशन भैया और राज भैया आ गए। अम्मा उन्हें देखकर रोने लगी तो दोनों देर से पहुंचने का अपना अपना स्पष्टीकरण देने लगे। किशन भैया सरकारी काम से बाहर गए थे, लौटे तो तार मिला और तभी चल दिए। राज भैया ने कहा तार पर उनका पता गलत था, इसलिए देरी से मिला, और जैसे ही मिला वैसे ही उन्होंने गाड़ी पकड़ ली। दोनों सीधे पिताजी के कमरे में चले गए थे। अम्मा के पीछे पीछे मैं भी पिताजी के कमरे में घुसा। पिताजी वैसी ही बेहोशी की सी हालत में लेटे हुए थे। किशन भैया ने उनका हाथ पकड़कर नब्ज देखी थी।
और फिर उनके ठंडे हाथ को अपनी हथेलियों से मलकर गरमाने लगे थे। तभी डॉक्टर आ गया। किशन भैया ने डॉक्टर से बात की थी, उसे थोड़ा अलग ले जाकर शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने की बाबत भी पूछा था। आपकी मर्जी है, लेकिन कहकर बात डॉक्टर ने हमारे ऊपर ही छोड़ दी थी। डॉक्टर ने इस बार दवा चेंज कर दी थी। मैं दवा लेने बाजार जाने लगा तो किशन भैया ने मुझे 100 का नोट थमाने लगे, जिसे मैंने हल्की सी ना नुकर के बाद ले लिया और साइकिल दबा दी थी। किशन भैया आते ही पिताजी की तीमारदारी में लग गए थे। कभी उनके कपड़े बदलते, कभी चम्मच से पानी पिलाते, कभी ठंडे हाथ पांव को अपनी गर्म हथेलियों से गरमाने की कोशिश करते। राज भैया जब से आए थे वह कुछ सुस्त से लग रहे थे। वह बोल भी कुछ कम ही रहे थे। चेहरे से वह भी मेरी तरह भीतर से घबराए हुए लग रहे थे। अब मेरी घबराहट वैसे कुछ कम हो गई थी। किसी अनहोनी को अकेले फेस करने का तनाव अब मेरे मस्तिष्क में नहीं था। किशन भैया और राज भैया के आ जाने से मुझे भीतरी बल मिला था और लगा था अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बड़े भाई आ गए हैं, दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे भी मुझसे अधिक अनुभवी थे। उनके रहते मैं कुछ हल्का सा महसूस कर रहा था। विकी और पिंकी में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि वे अब और ज्यादा गंभीर और चुप दिख रहे थे। बदली हुई दवा से पिताजी की हालत में हल्का सा फर्क हुआ तो उसे मैंने ही नहीं, अम्मा ने भी चट से पकड़ लिया। पिताजी ने हिलकर करवट बदलने की कोशिश की थी। उनके होठों से लग रहा था वे कुछ कह रहे हैं, पर शब्द बेआवाज थे। पिताजी को कुछ नहीं होगा, यह धारणा अब धीरे धीरे बलवती हो रही थी। इस परिवर्तन में मेरे भीतर अब तक दबी छुपी और कुल बुलाती बात को बाहर निकलने की हिम्मत बंधा दी थी। दरअसल जिस रात से मैं यहाँ आया था, उसके अगले दिन से ही मैं सोच रहा था कि किशन भैया और राज भैया के आते ही मैं लौट जाऊंगा। दोनों भाई बड़े हैं, वो संभाल लेंगे। मुझे अपनी बीमार बच्ची और पत्नी की चिंता सता रही थी। सोनू के होने वाले पेपर्स की फिक्र हो रही थी। ऑफिस से भी मुझे छुट्टी इसलिए मिली थी कि तार पहुंचा था, वरना आजकल तो वैसे ही ऑडिट चल रहा है। किशन भैया को दौड़ दौड़ कर पिताजी की सेवा करते देख मुझे उम्मीद होने लगी थी कि भैया अवश्य काफी दिनों की छुट्टी लेकर आए हैं। अब जब तक पिताजी कुछ बेहतर स्थिति में नहीं हो जाते, वह नहीं जाएंगे। दोनों बड़े भाइयों का वैसे ही ऐसे समय में यहाँ रहना जरूरी है, जाने कब क्या हो जाए। एकाएक मुझे अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। क्या उन्हीं का यहाँ रहना जरूरी है, मेरा नहीं? लेकिन अगले ही क्षण लौटने की बात फिर से मेरे भीतर उछल कूद करने लगी और मैं अवसर की तलाश करने लगा। अम्मा अधिक बात नहीं कर रही थी। मैं जब भी उन्हें अकेला पाकर अपने दिल की बात कहने की चेष्टा करता, मेरी जुबान को न जाने क्या हो जाता, जैसे उसी क्षण लकवा मार जाता हो, मुंह से कोई शब्द ही ना फूटता। किशन भैया और राज भैया के सामने पड़ते ही तो मेरी हिम्मत जवाब ही दे जाती। दोपहर खाने के वक्त सोचा था अपनी बात कह दूंगा, फिर सोचा इतनी जल्दी ठीक नहीं रहेगा, शाम को कह दूंगा। रात 9 बजे की ट्रेन है, उसी से लौट जाऊंगा। शाम के 4:30 का वक्त था जब पिताजी को कुछ कुछ होश आया था। उन्होंने मिचमिचाती आंखों से हम तीनों को देखा था। हाथों में हल्की सी जुम्बिश सी हुई थी। शायद वे हाथ उठाकर हमें प्यार देना चाह रहे थे। लग रहा था कि बदली हुई दवा असर कर रही है। खतरे का एहसास धीरे धीरे कम होता लग रहा था। पिंकी चाय बना लाई थी और हम सब दूसरे कमरे में बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते हुए मैंने भीतर ही भीतर तैयारी की। भूमिका स्वरूप अपनी बात भी चलाई। मसलन अब तो पिताजी की हालत में सुधार हो रहा है, घबराने की बात नहीं दिखती अब। और जैसे मुझे 3 दिन हो गए हैं यहाँ आए, घर पर सुधा और निक्की भी ठीक नहीं है। सोनू के कल से पेपर्स हो रहे होंगे, पता नहीं क्या करके आता होगा। आधी आधी में बोलता जा रहा था, लेकिन मेरी इस बातचीत को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। बस सब चुपचाप सुन रहे थे। मैं एक पल सबके चेहरों की ओर देखता, फिर दिल की बात दिल में ही दबा लेता। कभी कभी मुझे लगता
बड़े भैया स्वयं ही कह देंगे। रज, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। तुम चाहो तो चले जाओ, सुधा अकेली होगी। ऐसी वैसी बात होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। अम्मा ने मुझे पिताजी के कमरे से आवाज दी तो मैं उठकर उनके पास चला गया। वह पिताजी के नीचे से चादर बदलना चाह रही थी। बोली, जरा इन्हें थोड़ा सा ऊपर उठाना, मैं नीचे की चादर बदल दूं। एक बारगी मैंने बड़े भैया को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहा, पर अगले ही क्षण मैंने खुद ही पिताजी को अपनी दोनों बाजुओं में लेकर ऊपर उठा लिया और अम्मा ने झट से उनके नीचे की चादर बदल दी थी। अम्मा को अकेले पाकर मेरे भीतर कुछ हिलने डुलने लगा था। अम्मा ने पिताजी पर कंबल उड़ाया और पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी और मेरे मुंह से निकला, अम्मा, क्या बात है बेटा? पिताजी, बस मेरे गले में जैसे कुछ फंस सा गया था। बमुश्किल शब्द निकले, पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों को अपने यहाँ ले जाऊंगा। हवा पानी बदल जाएगा। मुझे अपने कहे शब्दों पर हैरत हो रही थी। क्या मैं यही कहना चाहता था? ये ठीक होने पहले अम्मा का कहते कहते गला रुंध आया। ऐसे भी तुम्हारे सिवा कौन है हमारा, तुम लोग ही तो हो। अम्मा के यह शब्द मेरे मर्म को छू रहे थे अंदर तक। मैं जानता था यह अम्मा नहीं, अम्मा का दर्द बोल रहा था। उनको अपने यहाँ से ले जाने की बात मैंने उनका दिल रखने या उनका हौसला बढ़ाने के लिए कही थी। लेकिन सच कहूँ तो मैं यह कहना ही नहीं चाह रहा था। मैं तो अपने वापस लौटने की बात कहना चाहता था। यह बात तो मैं भी जानता था, बहुत अच्छी तरह जानता था, और हम सबके साथ अम्मा भी जानती थी कि हम तीनों भाई अपनी अपनी शादी के बाद उन्हें कितनी बार अपने अपने यहाँ ले गए हैं। मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मैं अपनी शर्म को मिटाने के लिए कमरे की दीवारों पर यूं ही बेमतलब ताकने लगा था। शाम को बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो बड़े भैया अम्मा से कह रहे थे, अम्मा, मैं रात की गाड़ी पकड़ लेता हूँ, सुबह ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। दूर से लौटा था तो सीधे इधर ही आ गया तार पाकर। ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली थी। अब तो पिताजी की हालत में सुधार है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे जल्द ही। भैया बोले जा रहे थे, अम्मा चुपचाप सुन रही थी। राज भैया तो समीप ही खड़े थे, खामोश। कमरे में मेरे घुसते ही बड़े भैया बोले, राज और ब्रज ये दोनों तो है ना? ऐसी वैसी बात हो तो मुझे खबर कर देना। भैया, जाना तो मुझे भी था। इस बार राज भैया के होंठ भी हिले। आप तो जानते ही हैं, मेरी नौकरी टेम्परेरी है, छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिली है। वे लोग मौका देखते हैं अपना आदमी फिट करने के लिए। अगर आप यहाँ रुकते तो मैं चला जाता। किशन भैया कुछ देर सोच में पड़ गए थे। मेरे भीतर भी कुलबुलाहट होने लगी थी। अब तक दबा कर रखी गई बात बाहर निकलने को उतावली हो रही थी। लेकिन सहसा मेरी नजरें अम्मा पर स्थिर हो गई। अम्मा जहां बैठी थी वहीं स्थिर हो गई, मूर्ति की तरह। काफी देर बाद सन्नाटे को तोड़ते हुए किशन भैया ने बोला, अच्छा तो तुम भी चलो, पिताजी तो अब ठीक ही हैं, इतना घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमें भी तो नौकरी की वजह से जाना पड़ रहा है, वरना ऐसी स्थिति में हमारा मन करता है क्या जाने का। फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, ब्रज, तुम तो हो ही, पिताजी की दवा वगैरह टाइम से देते रहना, और कोई बात हो तो मुझे तार कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और फिर जेब से रुपए निकालकर मुझे थमाते हुए बोले, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। अम्मा अब सुबकने लगी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। मैं आगे बढ़कर अम्मा की बगल में बैठ गया था और अम्मा को सांत्वना देने लगा था। हाथ में पकड़े रुपयों को देखकर मेरी आंखें भी डबडबा आई थी। समझ में नहीं आ रहा था, रुपए रख लूं या भैया को लौटा दूं। जब थोड़ी देर तक कोई किसी से कुछ नहीं बोला तो किशन भैया चुपचाप उठे और तैयारी करने लगे। अम्मा ने पिंकी को आवाज लगाई, पिंकी बेटा, खाना वगैरह तैयार कर ले, दोनों भाइयों को खिलाकर भेजना, रात का सफर है। और चुपचाप उठकर पिताजी के कमरे में चली गई। शायद वे हमारे सामने रोना नहीं चाहती थी। निश्चित ही पिताजी के कमरे में जाकर वो खूब रोई होंगी। किशन और राज भैया को ट्रेन में बिठा कर लौटा तो अम्मा ने पूछा, ब्रज, तू तो छुट्टी लेकर आया होगा ना?
अचानक किए गए इस प्रश्न पर मैं अचकचा सा गया था। अम्मा के इस प्रश्न के पीछे का दर्द मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। अम्मा से आंखें मिलाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पिंकी विक्की के पास बैठते हुए मैंने कहा, सोचता हूँ कल सुबह पोस्ट ऑफिस जाकर सुधा को चिट्ठी डाल दूं कि चिंता ना करे, कुछ दिन लग जाएंगे, और साथ ही ऑफिस में भी छुट्टी बढ़ाने की अर्जी पोस्ट कर दूं। अम्मा ने आगे ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। फिर वही चुप्पियां हमारे बीच तन गई। एकाएक इन चुप्पियों से मुझे ऊब होने लगी। पिताजी की बीमारी से हमारे भीतर भय, घबराहट, दुश्चिंता का होना स्वाभाविक था, लेकिन लगातार चुप्पियों को अपने ऊपर ढोए रखना, मुझे ये चुप्पियां अनावश्यक लगने लगी। इनकी गिरफ्त से बाहर होने की इच्छा हुई। मैं चाहता था कि बर्फ सी जमी चुप्पियां गलकर बह जाएं, पूरे घर में सन्नाटे की तरी चादर तार तार हो जाए, घर में फैली मनहूसियत से निजात मिले। इन्हीं सभी विचारों से डूबते उतरते हुए मैंने सहसा विक्की से प्रश्न किया, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? फिर उसका उत्तर जानने से पहले ही अपने बेटे सोनू के बारे में बताने लगा। उसके हाफ ईयरली एग्जाम में आए कम नंबरों के बारे में, उसके सारा दिन खेलते रहने के बारे में, पढ़ाई की ओर ध्यान ना देने के बारे में। इसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी निक्की की शैतानियों का जिक्र छेड़ दिया। पिंकी विक्की सुनकर हंसने लगे। मुझे उन दोनों का हंसना बहुत अच्छा लग रहा था। एकाएक विक्की ने पूछा, भैया निक्की को पोयम आती है? अरे हाँ, बहुत सारी आती हैं, और वह तो डांस भी करती है। अच्छा, पिंकी ने आश्चर्य व्यक्त किया। टीवी में चित्रहार देखती है तो खूब नाचती है मटक मटक कर। भैया आज भी तो चित्रहार है, टीवी चला दूं क्या? विकी ने सहमते हुए मेरी ओर देखा और पूछा। चुप। पिंकी ने आंखें तरेर कर विकी को तुरंत डपट दिया। तुझे टीवी की पड़ी है? लोग क्या कहेंगे? घर में घर में क्या? पिंकी की बात पर एकाएक मैं चीख सा उठा। क्या है घर में? कोई मातम है क्या? पिताजी बीमार हैं, दवा दारू चल रही है, ठीक हो जाएंगे। मेरी अनायास तेज हो उठी आवाज से कमरे का सन्नाटा कांपने लगा था। मैंने जल्द ही खुद को संयत किया और प्यार से धीमे स्वर में बोला, तुम लोग खेलो, कूदो, पढ़ो, तुम्हें किसने रोका है? टीवी भी देखो, पर ध्यान रहे पिताजी डिस्टर्ब ना हो, उनके आराम में खलल ना पड़े। बस। मेरी बात पर अम्मा ने भी पिंकी विक्की की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है पिताजी को, बीमार ही तो है, ठीक हो जाएंगे। तभी मैंने उठकर टीवी ऑन कर दिया, वॉल्यूम कम ही रखा। अम्मा उठकर पिताजी के कमरे में चली गई। कुछ ही पल में स्क्रीन पर फोटो उभर आई। चित्रहार आरंभ हो चुका था। पहला ही गाना था, और अम्मा भी पिताजी के कमरे का दरवाजा हल्का सा भेड़ कर हमारे बीच आ बैठी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।